नमस्कार। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में एक दशक यानी 10 इयर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं 1922 से 1930 के दौर की। ये वो वक्त था जब देश एक गहरी खामोशी से निकलकर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के एक मजबूत इरादे तक पहुंचा। तो चलिए इस फैसलाकुन दशक के सफर को थोड़ा और करीब से देखते। तो साल था 1922। चौरी चौरा में एक हिंसा भरी घटना हुई और उसके ठीक बाद महात्मा गांधी ने अचानक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। सोचिए ये कितना बड़ा और चौंकाने वाला फैसला रहा होगा। इससे ना पूरे देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया, एक अजीब सी खामोशी, और सभी राष्ट्रवादियों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या होगा, रास्ता क्या है। तो जैसे ही आंदोलन रुका, कांग्रेस के नेताओं के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आगे क्या करना है। भविष्य की स्ट्रैटेजी को लेकर ना उनमें गहरे डिफरेंसेस आने लगे। लड़ाई को आगे कैसे ले जाएं, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच सामने आई और इसने पार्टी को, आप कह सकते हैं, एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ दो ग्रुप्स बन गए। एक तरफ थे नो चेंजर्स। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हमें गांधी जी के ही रास्ते पर चलना है, यानी सिस्टम के बाहर रहकर ही बॉयकॉट और कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहना है। लेकिन दूसरी तरफ थे प्रो चेंजर्स, जिनको स्वराजिस्ट भी कहा जाता था, और उनकी सोचना बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि अरे नहीं, हमें सिस्टम के अंदर घुसना होगा, चुनाव लड़ना होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पहुंचना होगा और वहां से सरकार के काम में रुकावट डालकर उन्हें मजबूर करना होगा। और जानते हैं, अपने इस नई सोच को अमली जामा पहनाने के लिए इन प्रो चेंजेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। साल 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। अब ये पार्टी आसान शब्दों में कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप था जिसका मकसद था चुनावी राजनीति के जरिए आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना। स्वराजस का प्लान ना बिल्कुल साफ था, एकदम 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। पहला कदम चुनाव लड़ो, दूसरा कदम जीतकर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करो, और तीसरा और सबसे जरूरी कदम अंदर पहुंचकर सरकार के हर उस प्रपोजल को रोको जो देश के लिए ठीक ना हो। बेसिकली उनके काम को ठप करके ब्रिटिश सरकार पर अपनी मांगे मानने का प्रेशर बना। अच्छा, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी चाल चली जो उल्टी उन्हीं पर भारी पड़ गई। उनके एक फैसले ने क्या किया कि पूरे भारत को सारे मतभेद भुलाकर एक साथ विरोध में खड़ा कर दिया। देखिए, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, तो उन्हीं रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन बनाया। लेकिन 1928 में जैसे ही ये कमीशन इंडिया पहुंचा, हर तरफ साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इतना गुस्सा क्यों था? वजह बहुत सिंपल थी पर बहुत गहरी भी। देखिए, इस कमीशन का काम था इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर का फैसला करना। इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं। यानी जिस देश के भविष्य का फैसला हो रहा था, उस देश का एक भी इंसान शामिल नहीं था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गलती नहीं थी, ये पूरे भारत की बेइज्जती थी, एक अपमान था। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में एक बहुत ही दुख भरी घटना हुई। वहां प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। पुलिस ने उन पर बेहद बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही दिन बाद उनका निधन हो गया। उनकी इस शहादत ने, आप समझ लीजिए, पूरे देश के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। तो अंग्रेजों के इस चैलेंज के जवाब में इंडिया की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ये साबित करने का ऐलान कर दिया कि हम हिंदुस्तानी अपना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, हमें पूरी काबिलियत है। और इसी कोशिश का नतीजा थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ये मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में सभी हिंदुस्तानियों द्वारा अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने की पहली बड़ी और अहम बात है, एकजुट कोशिश थी। इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए गोल रखा गया डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब आसान भाषा में ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहते हुए सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार। लेकिन अब तक ना देश के नौजवानों का मिजाज बदल चुका था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स के लिए ये डोमिनियन स्टेटस का आइडिया अधूरा था, उन्हें ये मंजूर नहीं था। वो अब अंग्रेजों के साए में सेल्फ रूल नहीं बल्कि पूरी मुकम्मल आज़ादी चाहते थे। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। दिसंबर 1929, जगह थी लाहौर। रावी नदी के किनारे कांग्रेस का सालाना सेशन हो रहा था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एक युवा नेता, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर भारत की आज़ादी का मकसद हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था।
इस सेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई और साफ दिशा दे दी। अब गोल डोमिनियन स्टेटस नहीं था, अब गोल था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी मुकम्मल आज़ादी। ऐसी आज़ादी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का बिल्कुल कोई दखल ना हो। उस लाहौर सेशन में 3 बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला, इंडिया का आखिरी मकसद अब पूर्ण स्वराज है। दूसरा, ठीक आधी रात को रावी नदी के किनारे आज़ादी का नया तिरंगा झंडा फहराया गया। और तीसरा, ये ऐलान किया गया कि अब से हर साल 26 जनवरी का दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएगा। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प तो ले लिया गया, पर अब सवाल ये था कि इस संकल्प को, इस इरादे को पूरे देश के आंदोलन में कैसे बदला जाए। एक बार फिर गांधी जी ने मोर्चा संभाला, और इस बार उनका हथियार क्या था? एक बहुत ही मामूली सी चीज, नमक। तो जरा इस आंदोलन के स्केल को, इसके विस्तार को समझिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक लगभग 240 मील, सोचिए 240 मील पैदल चलने का फैसला किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी खुली चुनौती थी। और सोचिए जरा, ये सफर पूरे 24 दिन तक चला। हर दिन मीलों पैदल चलते हुए गांधी जी और उनके साथी लोगों को आज़ादी के लिए जगा रहे थे। ये यात्रा उनके टूटे नहीं वाले इरादे, उनके अटूट संकल्प और उनके सब्र का एक जबरदस्त प्रदर्शन थी। जब ये यात्रा शुरू हुई ना 12 मार्च 1930 को, तब गांधी जी के साथ सिर्फ 78 लोग थे, सिर्फ 78। लेकिन जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया, रास्ते में आने वाले हर गांव से, हर शहर से हजारों लोग इससे जुड़ते चले गए। ये अब कुछ लोगों का मार्च नहीं रहा था, ये पूरे देश की यात्रा बन चुका था। और फिर आया वो दिन, 6 अप्रैल 1930। दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी झुके, उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया और अंग्रेजों के उस अन्याय भरे नमक कानून को तोड़ दिया। देखने में ये एक छोटा सा सिंबॉलिक काम था, लेकिन इसी एक काम ने पूरे भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग लगा दी। तो देखा आपने, इस एक दशक ने हमें क्या दिखाया कि कैसे एक देश अपने अंदर के मतभेदों और डाउट के दौर से निकलकर पूर्ण स्वराज के एक बिल्कुल साफ और मजबूत मकसद तक पहुंचता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है, वो क्या चीज होती है जो एक पूरे देश के इरादे को फौलाद जैसा मजबूत बना देती है। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।